हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पार हो चुका है, अब पूरे ताकत के साथ लग जाना है आप लोगों को सेमेस्टर 4 की तैयारी में। चाहे आप लोग BBM के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी में, इस बार आप लोगों का एक मेजर पेपर है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन लोगों का मेजर पेपर है जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो उसका एक मेन टॉपिक जो है उसमें एक सबसे जो VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आज उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों का प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या रहती है, अर्थात फुल कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो अवस्था जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या मौजूद रहे। बाजार में तो ऐसा नहीं होता कि 2-4 गो विक्रेता है या 2-4 गो क्रेता है। इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या मौजूद रहती है, अर्थात ऐसा नहीं कि 2-4 गो क्रेता है 2-4 गो विक्रेता है। ऐसा नहीं, क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है तथा वे बाजार की संपूर्ण स्थितियों का ज्ञान रखते हुए कृत्रिम प्रतिबंधों से रहित एक उन्मुक्त वातावरण में समरूप वस्तुओं की खरीद और बिक्री में संलग्न रहते हैं, अर्थात जुड़े रहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या मौजूद रहे और वो पूरे स्वतंत्र रूप से, अर्थात सरकार का कोई प्रतिबंध ना हो और वो स्वतंत्र रूप से अपने वस्तुओं का क्रय और विक्रय कर सके। इस स्थिति में संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है तथा कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने व्यक्तिगत आचरण से मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रहता। अब देखते हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्स के शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तुओं की मांग पूर्णतया मूल्य सापेक्ष हो। इसके अंतर्गत प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता द्वारा उत्पादित वस्तु कुल उत्पादन का एक बहुत छोटा सा भाग होता है, और द्वितीय सभी क्रेता विभिन्न प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव के प्रसंग में समान दृष्टि रखते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। अर्थात जो विक्रेता है या उत्पादक है वो संपूर्ण उत्पादन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। अगर मान लीजिए कि आप एक उत्पादक है, आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और आप पूरे इंडिया में सेम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उसको पूरे इंडिया में सप्लाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी भी आपका मन अगर चेंज हुआ तो आप कहेंगे कि इतना रुपए लेंगे तभी बेचेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में उस वस्तु का उत्पादन करने वाला बस आप ही हो। तो आप अपने मन मर्जी से कोई भी मूल्य वसूल कर सकते हो। तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसी स्थिति पाई जाती है कि जो एक विक्रेता या उत्पादक है वो संपूर्ण उत्पादन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है, अर्थात उसके रहने ना रहने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ताकि वो अपने मन मर्जी से मूल्य का निर्धारण ना कर सके। इसे ही पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। अगर कोई क्रेता आएगा खरीदने के लिए और आप कहेंगे कि हम इतने मूल्य में ही बेचेंगे, तो वो क्या कहेगा कि हम दूसरे जगह से ले लेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता कि कोई एक खास विक्रेता या उत्पादक के पास ही वही वस्तु है, वो दूसरे उत्पादकों के पास भी रहती है। लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिता की व्याख्या करते हुए इस बात पर बल दिया है कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या और उनके बीच गहन एवं उन्मुक्त प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। अर्थात वही कह रहा है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। वस्तुतः मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रतिपादित दोनों प्राचीन सिद्धांत, जिनमें क्रमशः सीमांत लागत एवं सीमांत उपयोगिता पर बल दिया गया है, त्रुटिपूर्ण एवं एकपक्षीय है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए मूल्य का निर्धारण एक पूर्ण एवं संतुलन सिद्धांत देने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल का है।
मार्शल ने बताया कि पूर्ण प्रतियोगितात्मक बाजार में संतुलन मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की अंत क्रियाओं द्वारा इनके संतुलन बिंदु पर होता है। अर्थात मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का हाथ रहता है, अर्थात दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कोई एक मूल्य का निर्धारण नहीं करता। जिस प्रकार से हम इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि कैंची का ऊपर वाला फलक या नीचे वाला फलक किसने कागज के टुकड़े को काटा है, इस बात का तो कोई तय निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कागज के टुकड़े को काटने में कैंची के दोनों फलकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक उसी प्रकार मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये सत्य है कि जिस समय एक फलक को स्थिर रखा जाता है और काटने का कार्य दूसरा फलक करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि काटने का कार्य दूसरे फलक ने किया है। किंतु इस विवरण में पूरी सत्यता नहीं है और ये तभी दोषमुक्त है जब तक ये केवल उसकी प्रचलित व्याख्या प्रस्तुत करने का दावा करता है, न घटनाओं की एक वैज्ञानिक व्याख्या। अर्थात जिस प्रकार कागज के टुकड़े को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की आवश्यकता होती है और एक के अभाव में दूसरा बेकार है, ठीक उसी प्रकार मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की आवश्यकता होती है। केवल मांग या केवल पूर्ति मूल्य को निर्धारित नहीं करता। अर्थात मूल्य को निर्धारित करने में मांग और पूर्ति दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कोई एक मूल्य को निर्धारित नहीं कर सकता। प्रोफेसर स्टोनियर एवं हैग ने सही कहा है कि इस प्रश्न का कि मूल्य को मांग या पूर्ति में से कौन निर्धारण करता है, एकमात्र सही उत्तर यही हो सकता है कि इसे दोनों निर्धारित करते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि एक की तुलना में दूसरा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मांग निष्क्रिय हो एवं पूर्ति सक्रिय हो, किंतु मूल्य निर्धारण में दोनों में से कोई अधिक या कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम ये देखने का प्रयास करें कि मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार होता है। मांग और पूर्ति के साम्य बिंदु पर निर्धारित मूल्य को संतुलन मूल्य की संज्ञा दी गई है। मार्शल के अनुसार ये वो मूल्य है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा को विक्रेता बेचने को इच्छुक है, उसी पर मात्रा में क्रेता खरीदना भी चाहता है। ये वो मूल्य है जो बाजार को साफ कर देता है। पूर्ण प्रतियोगितात्मक बाजार में वस्तु की खरीद बिक्री इसी मूल्य पर होती है। यदि मांग अथवा आपूर्ति दोनों में से किसी एक में परिवर्तन होने से मांग एवं पूर्ति का ये संतुलन टूट जाए, तो ये शक्तियाँ पुनः एक नए बिंदु पर समानता की प्राप्ति करेगा और एक नया संतुलन मूल्य स्थापित होता है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन स्थितियों में मूल्य में किस दर से परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन मांग और पूर्ति की मात्राओं के सापेक्ष परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा। यदि मांग और पूर्ति की मूल्य सापेक्षता समान हो और मांग में वृद्धि होने पर पूर्ति में उसी अनुपात में बिना लागतों में वृद्धि लाए परिवर्तन लाया जा सकता हो, तो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जब मांग बढ़ जाए और पूर्ति में वृद्धि बिना किसी अत्यधिक लागत के हो, तो मूल्य समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि मांग की तुलना में पूर्ति की मूल्य सापेक्षता कम हो, तो मांग बढ़ने पर मूल्य में वृद्धि होगा। अर्थात जब मांग बढ़ती है और पूर्ति में कमी आ जाती है, तो विक्रेता अपने मूल्य को बढ़ा देते हैं। और यदि मांग में कमी आए और पूर्ति में लगातार वृद्धि आती रहे, तो विक्रेता क्या करेगा कि चल भाई 10 रुपये कम दे लेकिन लेके जा। अर्थात मूल्य में कमी आ जाएगी, क्योंकि पूर्ति बढ़ रही है लेकिन ग्राहकों का मांग नहीं है, मांग में कमी है। वस्तु की बाजार मूल्य की ऊपरी सीमा और पूर्ति मूल्य की निचली सीमा को निर्धारित करती है। बाजार मांग ये प्रकट करती है कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को खरीदने के लिए उपभोक्ता अधिक से अधिक कौन सी कीमत चुकाने को तैयार है, तथा पूर्ति इस तथ्य को प्रकट करती है कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा विक्रेता कम से कम किस मूल्य पर बेचने के लिए तैयार है।
अर्थात मांग से ये स्पष्ट होता है कि ग्राहक किसी एक खास वस्तु का कितना मूल्य देने को तैयार है, और विक्रेता पूर्ति ये निर्धारित करता है कि कोई विक्रेता किसी वस्तु की कितनी मात्रा को कितने मूल्य पर बेचने के लिए इच्छुक है। तो ऐसे हमें पता चला कि मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का अहम योगदान होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और आगे की क्लास करने के लिए सब्सक्राइब करें।